नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 11 की कक्षा 11 की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल की पाठ्य पुस्तक है। शानदार पुस्तक है, ठीक है ठीक है ना। इसमें अपन ने अध्याय 6 तक पढ़ लिया, एक पार्ट छोड़ा है शायद निर्वाचन आयोग वाला, है ना। वो अपने सिलेबस में नहीं था, इस वजह से छोड़ दिया, बाकी सब पढ़ दिए, ठीक। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आएंगे परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना, तथ्य, उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संघवाद आई समझ में, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये तो याद होने ही चाहिए। और अगर आप और करना चाहें तो कोई और गाइड पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो होने ही चाहिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, संघवाद। संघवाद संघवाद क्या है? संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक। परिचय। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्रों 1947 और 2017 को देखिए। उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ ऐसी देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी है। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल गए। आई समझ में। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी है, बदल चुकी है। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदले गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। मैसूर का कर्नाटक और मद्रास का तमिलनाडु हो गया है। ये बताइए कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? मैसूर। यहाँ पर तमिलनाडु का मद्रास। ज़्यादा प्राचीन नहीं है लेकिन प्राचीन है। कर्नाटक का मैसूर और तमिलनाडु का मद्रास। ये मानचित्र क्षेत्र वर्षों में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। एक तरह से ये नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी, यानी कि क्या क्या किस किस के बारे में समझ जाएंगे अपन, कि संघवाद क्या है इसके बारे में समझ जाएंगे। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है इसको भी समझ जाएंगे। संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान, केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे और विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है, इन सब के बारे में सीख जाएंगे पाठ को कंप्लीट होने पर। अब है भारत 1947। ये था भाई साहब 1947 में पढ़ा भारत। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, फिर फ्रांस और पुर्तगाल, ये फ्रांसीसी पुर्तगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, त्रावणकोर, मद्रास, कराईकल, पांडिचेरी। फ्रांस के अधिकार में थी पांडिचेरी, फ्रांसीसी फ्रांस के, और पैसे पुर्तगाल, माहे, गोवा, लक्षद्वीप, मद्रास, मैसूर, बम्बई, गुजरात, दिव्य दमन, दादरा और नगर हवेली, हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बिहार, चंद्रनगर, फ्रांस, पूर्वी पाकिस्तान, असम, संयुक्त प्रांत है, राजपूताना। राजपूताना का काफ़ी एरिया है भाई, राजपूताना, पंजाब,
जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक। जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़। ये तो है वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ये पाकिस्तान है। ये फ्रांसीसी कंपनी के अधिकार में, ये पुर्तगाल के अधिकार में है। पांडिचेरी, यानाम, जूनागढ़, राजपूताना, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, संयुक्त प्रांत। ये है भाई संयुक्त प्रांत। ठीक, संयुक्त प्रांत है ना। बिहार, चंद्रनगर, चंद्रनगर, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, मध्य प्रांत, चंद्रनगर, हैदराबाद, गुजरात, गोवा, मुंबई, मैसूर, त्रावणकोर। ठीक। भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा। केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अमरावती, यानाम, पांडुचेरी, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मुंबई, दमन व दीव, दादर नगर हवेली, सिलवासा, गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, भोपाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, ओडिशा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अमरावती। ऐसे आंध्र, ऐसे अमरावती। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, झारखंड, रांची। रांची अलग है, सांची अलग है। सांची मध्य प्रदेश में है। बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, सिक्किम, गंगटोक, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, अगरतला, त्रिपुरा। देख, मिजोरम, मिजो है जो से जो, आइजोल, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, तय से अगरतला, तय है ना। इसकी याद है, इसकी याद है। मणिपुर, इम्फाल, और नागालैंड, कोहिमा, नागा, कोहिमा है। असम, से में से, असम, दिसपुर, फिर मेघालय, शिलांग, असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, गंगटोक, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजो, आइजोल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, अगरतला। ठीक, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, न्यू मॉरिशस, भारत, यह नाम पांडुचेरी, माहे पांडुचेरी। ठीक। संघवाद क्या है? अब आ रहा है मैन तथ्य। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है?
सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थीं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेस्कोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। चेस्कोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। भारत के लिए क्या ये महान उपलब्धि नहीं थी कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वे अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। सही है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ से भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट नहीं रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। वेस्ट इंडीज में संघवाद। आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेशक था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। कब? 1958 में। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुआराम्स संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य है। इस प्रकार वहाँ की इकाइयों ने तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग अलग रह सकी। यानी कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया। बाद में 1973 की चिगुआराम्स संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग अलग रह सकी। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं। हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानता है। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई। कहाँ से हुई? अमेरिका से। किसकी शुरुआत हुई? संघीय राज्य की। लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणा और विचार अवश्य है। संघवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। ठीक। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है ना, और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है कुछ संघीय देशों में। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी।
जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। आई बात समझ में? दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेही होती है। क्षेत्रीय या प्रांतीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकारें, राज्य सरकारें जवाबदेही होती है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेही होती है। ठीक, मैं समझ गई। ये हमारे स्कूल की तरह है। मेरी पहचान 9 या 12 ऐसे ही किसी कक्षा की है और हमारे बीच अलग अलग फैसलों को लेकर होड़ चलती है रहती है, लेकिन हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं और हमें इसका गर्व है। ये बात सही है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषा या समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती है। नौबत गृह युद्ध तक की आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। सही है। हाँ, मुझे याद है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संविधान ही फैसला करता है कि किसको कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। यूपी गेट RS 19,000 CR यादव से सेटिस्फाइड। नए राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से हो। गवर्नमेंट विंग यूज टू डिस्टेबलिश स्टेट गवर्नमेंट से मुलायम सिंह। For long governments has been is a crops we to want an independent person. नाइजीरियम संघवाद है ना भाई। नाइजीरियम संघवाद को पढ़ते हैं अब। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वह संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। असफल लाने में होगी। दोबारा से, यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वह संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। ठीक, 14 तक है ना, उत्तरी नाइजीरिया, दक्षिणी नाइजीरिया। 1950 में इवादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। इवादान। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियां एरुबा, इवो और हाउसू फुलानी है। आई बात समझ में? इवादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियां एक तो एरुबा है, इबो है और हाउसा फुलानी है। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 क्षेत्र
पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। नियंत्रण क्रम में देश के 3 क्षेत्र, एरोवा का पश्चिम, ईबो का पूर्व, हौसा फुलानी का उत्तर। एरोवा का पश्चिम है ना, ईबो का पूर्व और हसुआ फुलानी का उत्तर। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के दशक में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1960 के संविधान में, ठीक। 1979 के सैनिक संविधान के अंदर किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। नाइजीरिया पुलिस पर नियंत्रण रखती थी संयुक्त रूप से। केंद्र और प्रांतीय सरकार संयुक्त रूप से नाइजीरिया पुलिस पर नियंत्रण रखती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंदर किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरिया संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार है, अब भी है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ कौन तय करता है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों में टकराव का समाधान कैसे होता है। आई बात समझ में। भारतीय संविधान में संघवाद, ठीक। है ना, कुछ नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज में संघवाद, आगे चलते हैं, है ना। भारतीय संविधान में संघवाद, ये पढ़ना है। ये शानदार क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ कौन तय करता है। एक तो ये बात। दूसरी बात है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों में टकराव का समाधान कैसे होता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषाभाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। भारतीय संविधान संघवाद। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई। 1 मिनट। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ये संविधान एकता पर बल देता है। विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि
यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। आई समझ में? और ये क्वेश्चन आ गया, बताइए संविधान में संघ के लिए इंग्लिश में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एक फेडरेशन दे दिया, एक यूनियन दे दिया। यूनियन करना। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 1 संबंधित है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत की प्रकृति है राज्यों का संघ। क्वेश्चन आ चुका है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अनुच्छेद 1 संबंधित है। शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन पे आइए। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकार हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, कौन सी राज्यों के पास है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट को ध्यान से देखें। इसमें दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को कैसे बांटा गया है। शक्ति विभाजन एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियों की केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक है, पर आय के साधन कम है। ठीक। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? क्या आप समझते हैं कि अपशिष्ट शक्तियों का अलग से उल्लेख करना जरूरी है? क्यों? बहुत से राज्य शक्ति विभाजन से असंतुष्ट क्यों रहते हैं? मुझे लगता है कि प्रदेशों के पास बहुत कम धन रहता होगा। वे अपना काम कैसे चलाते होंगे? यह तो बिल्कुल उन परिवारों जैसा मामला है जहाँ रुपए पैसे तो पति के हाथ में रहते हैं और घर पत्नी को चलाना पड़ता है। अच्छा, सही है, सही कटाच है। भारत का संविधान। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में कि बताइए संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, यहाँ पर राज्य सूची का निम्नलिखित कौन सा विषय है, यहाँ पर समवर्ती सूची में निम्नलिखित कौन सा विषय नहीं है, यहाँ पर आता है। आई बात समझ में? संघ सूची इसमें शामिल है। यहाँ पर ये बताइए जेल खाना किस सूची का विषय है? संघ सूची इसमें शामिल है प्रतिरक्षा, परमाणिक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, है ना। प्रतिरक्षा, परमाणिक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। ठीक है। अब है राज्य सूची। इसमें शामिल विषय है कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, राज्य सूची, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। जब इसमें कंफ्यूज करने वाला शराब भी राज्य का है ना। और कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची,
इसमें शामिल विषय है, इसमें से आता है ज़्यादा क्वेश्चन। शिक्षा बताइए किस सूची का विषय है? संघ सूची, राय सूची या समवर्ती सूची? समवर्ती सूची। कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, आई समझ में, वन समवर्ती। मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, खोद लेना और उत्तराधिकार, है ना। शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, खोद लेना और उत्तराधिकार। मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, खोद लेना और उत्तराधिकार। केंद्र और प्रांत दोनों ही विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। अपशिष्ट शक्तियाँ, इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। साइबर कानून, अपशिष्ट शक्तियाँ में साइबर कानून, इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अपशिष्ट शक्तियाँ। अब है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। ठीक। संविधान निर्माताओं की मेहनत थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज़्यादा देशी रियासतें भी थी जिनका यहाँ तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। टी कृष्णमाचारी। मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूँ कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रभाव केंद्र की और रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र ठीक, कोई भी बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक रहे हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायी केंद्र सरकार का हो गया है। टी कृष्णमाचारी। संविधान सभा के बाद विवाद, खंड 11, प्रश्न 5556, 25 नवंबर 1949 की बात है। ठीक, सही है ना। विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। अब है, आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद, यहाँ पर बताइए अनुच्छेद 3 संबंधित है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है।
बताइए अनुच्छेद 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान है जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। एक तो ये समान स्थितियों में केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व है। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन है और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधने के रूप में प्रयोग किया है। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमट दी गई है। आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों की अनुदान और ऋण देती है। राज्यों को आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। आई बात समझ में? आर्थिक संसाधनों का यह विवरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर यह अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दें। ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 257(1) क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। आई कुछ बात समझ में? अनुच्छेद 257(1) में उल्लेख है, या फिर अनुच्छेद 257 संबंधित है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। ठीक, कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो
भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यार थोड़ी बहुत पकड़ से बाहर जा रहा है मामला। ये बोल रहा है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन नहीं हो, ठीक है, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ठीक, मान ली तेरी बात। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, ठीक। अनुच्छेद 257(1) है ना। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एकहरीय है, अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासन कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। चल ठीक। संविधान के 2 अनुच्छेद, एक तो 33 एक 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या, लेकिन मेरे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जैसे कि पुलिस का हेड है ना, एक मिनट, वो किसके अंदर आएगा, जिला कलेक्टर के ही अंदर आएगा। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासन कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है, ठीक। संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानून जायज़ करार दे सके। इसके अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। किसी भी कार्य को कानून जायज़ा करार दे सके। ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज़ करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। कहाँ पहुँचे क्या समझे। इस दृष्टिकोण के पक्ष में 2 तर्क दें कि हमारा संविधान एकात्मता की ओर झुका हुआ है। क्या आप मानते हैं कि शक्तिशाली केंद्र राज्यों को कमज़ोर करता है? शक्तिशाली राज्यों से केंद्र कमज़ोर होता है? यार ऐसा नहीं है। शक्तिशाली राज्यों से केंद्र कमज़ोर कैसे होगा? और शक्तिशाली केंद्र से राज्यों को कमज़ोर करता है, ये सरकार के ऊपर है। अगर वो भेदभाव नहीं करती है कि भाई उस राज्य में वो सरकार है तो भाई अगर ये भेदभाव न करे तो ये बहुत बढ़िया है और ये भी बढ़िया है। राज्य सरकार कैसे प्रभावित करेंगे केंद्र सरकार को? क्या पहुँचे क्या समझे। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, अरे लगता तो यह है कि केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियां हैं। क्या राज्य इसकी शिकायत नहीं करते? अनुच्छेद 257(1) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। 257(1)
मैं समझ गया कि हमारा संविधान क्यों दूसरों की सिर्फ नकलवर नहीं है। इसमें संघवाद का नक्शा निश्चित ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत ही अधिक शक्तिशाली प्रदान की है। यद्यपि संविधान के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्ता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। लेकिन स्वायत्ता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। किसका? स्वायत्ता का। इसे आपसी बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। अब है केंद्र राज्य संबंध। संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट, गारा, सुर्खी, चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बंधी थी। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की ओर ज़्यादा शक्ति और स्वायत्ता देने की मांग बलवती हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्रों की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्ता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा। विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्ता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ। स्वायत्ता की मांग। बड़ी दिलचस्प बात है कि कानून और संविधान की सारी बातों का फैसला नहीं करते। आखिरकार असली राजनीति ही हमारी सरकार के रूप रंग का फैसला करती है। बड़ी दिलचस्प बात है, कानून और संविधान की सारी बातों का फैसला नहीं करते। आखिरकार असली राजनीति ही हमारी सरकार के रूप रंग का फैसला करती है। स्वायत्ता की मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्ता देने की मांग उठाई है। स्वायत्ता की मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्ता देने की मांग उठाई है, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्ता का अलग अलग मतलब हो सकता है। सही बात है। कभी कभी इन मांगों के पीछे
यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक अकाली दल माकपा ने स्वायत्ता की मांग की। है ना भाई, दोबारा से लेते हैं। कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाए। समय समय पर अनेक राज्यों तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक अकाली दल और माकपा ने स्वायत्ता की मांग की। द्रमुक अकाली दल और माकपा ने स्वायत्ता की मांग की। एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्ता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्रीय संबंधों को पुनर्विभाजित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्ता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार और हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। स्वायत्ता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वायत्ता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ राज्य ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए। कार्टून बुझे नॉन हिंदी। सितंबर 1949 संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा। हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने का आग्रह करना पड़ा। अब मुझे पता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मेरे बहुत से मित्र हिंदी नहीं जानते। सही बात है। बड़ी दिलचस्प बात है कि कानून और संविधान की सारी बातों का फैसला नहीं करते। आखिरकार असली राजनीति हमारे सरकार के रूप रंग का फैसला करती है। ठीक। अब है राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिक हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। सही है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारीय आयोग के नाम से जाना जाता है। ये बताइए, सरकारीय आयोग की स्थापना कब की गई? 1983 में। यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल करने के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्था की स्थापना की थी या किस आयोग की स्थापना की थी? सरकारिया। इस आयोग ने 1998 में 83 बना 1998 में
अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। 356 परिणामस्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। आई समझ में? इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, बताइए राष्ट्रपति शासन को कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष? 3 वर्ष। इस पुस्तक में इसका काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकारी कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकें। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। 1959 में केरल और 1967 के बाद अनेक राज्यों में। उन्नीस सौ सड़सठ तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया, अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। ठीक, ये यार अपन क्या पढ़ दिया है, ये बाद में आएगा, पहले ये आएगा। कार्टून भूजे। यह कहना एक दुर्भाग्य से भरा झूठ है कि हमने गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया। हमने अपनी सरकार भी गिराई, जैसे उत्तर प्रदेश, सिक्किम में। संभव है बाद में बिहार, मध्य प्रदेश आदि की भी अपनी सरकार हम गिराएंगे। राज्य सरकार को गिराने का खेल हर किसी को अच्छा लगता है। अच्छा, तनावरा राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि भाई ये है, देख ये हो गया है ना, न्यायालय कर सकता है। अब कर सकता है ना, न्यायालय कर सकता है। भी तनाव रहा है, मांग को लेकर भी तनाव रहा है, ऐसे ही आ रहा है ऊपर से। ये सही है। नवीन राज्यों की मांग। हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र, संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इस स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
1953 में। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में दिसंबर। जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। नए राज्यों के निर्माण के लिए मांगों की झड़ी लग गई है। 26 जुलाई 1953। आई बात समझ में? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन। 1956 में 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1960। 1966 में 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। पंजाब और हरियाणा को अलग अलग 1966, 1956 और 60 में गुजरात और महाराष्ट्र। 60 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ 1956 में। 60 ना 66 में पंजाब हरियाणा, 60 में गुजरात और महाराष्ट्र। खुद का राज्य खुद सीखे। भारत के राज्यों की सूची बनाएं और पता करें कि प्रत्येक राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। ठीक। मध्य प्रदेश। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। कब? 2000 में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। अच्छा, छत्तीसगढ़ का निर्माण किससे हुआ था? मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड का निर्माण किससे हुआ था? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का, है ना। मध्य प्रदेश से हुआ था छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश से हुआ था उत्तराखंड, बिहार से हुआ था झारखंड का। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ। संघवाद का मतलब झगड़ा है क्या? पहले हमने केंद्र और राज्य के झगड़े के बारे में बात की और अब राज्यों के आपसी झगड़ों की बात चल रही है। क्या हम साथ साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते? बढ़िया क्वेश्चन है। संघवाद का मतलब झगड़ा है क्या? पहले हमने केंद्र और राज्यों के झगड़े के बारे में बात की, अब राज्यों के आपसी झगड़ों की बात चल रही है। क्या हम साथ साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद। ठीक। अंतर्राज्यीय विवाद पहले देख लेते हैं ऊपर। जब नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे तो उनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने के इच्छुक नहीं थे। टॉट स्पेंसर, मी शंकर, प्रश्न नवासी। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद, जहाँ एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद है जहाँ एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से
विवाद की स्थिति में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। सही है। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद हैं। आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें एक है सीमा विवाद। राज्य प्राय पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक, अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। बेलगाम का विवाद किन किन के मध्य है? महाराष्ट्र वर्सेज कर्नाटक। मणिपुर नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। ठीक, 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था। चंडीगढ़ को, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक, हरियाणा को नहीं, पंजाब को देने की बात हुई थी, चंडीगढ़ को, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर दोनों वाले होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। सुनाइए, क्वेश्चन आ भी चुका है। बताइए, कावेरी जल विवाद किन किन के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर है। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु वर्सेज कर्नाटक। फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के शरण में गए। जल विवाद न्यायाधिकरण। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। ठीक। नर्मदा नदी का जल से संबंधित बंटवारा का विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? एक तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। नदियाँ हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। ठीक, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा हो जाती है। खुद करें खुशी के। 2 राज्यों के बीच किसी एक नदी जल विवाद के बारे में सोचना एकत्र करें। हाँ, राज्यपाल के मामले में झगड़ा, भाषा के मसले पर झगड़ा और तो और सीमाओं तथा पानी को लेकर झगड़ा, तब भी हम किसी तरह साथ साथ रहते हैं। संघवाद का मतलब झगड़ा है क्या? पहले हमने केंद्र है ना ये पढ़ लिया। अंतर्राज्यीय विवाद बेलगाम, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच।
ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदी हमारे प्रमुख संसाधन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। कहाँ पहुँचे क्या समझे। राज्य और अधिक स्वायत्तता की मांग क्यों करते हैं। स्वायत्तता और अलगाववाद में क्या फर्क है। अब है विशिष्ट प्रावधान। विशिष्ट प्रावधान चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संघवाद की सबसे नया विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ जो थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें राज्य में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जहाँ से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है। वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकार की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तरों के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातियाँ बहुल जनसंख्या निवास करती हैं। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना के लिए भी है। एक मिनट है ना भाई, बात है विशिष्ट प्रावधान की। विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातियाँ बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना के लिए भी है। आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। अब जाकर मुझे पता लगे कि पहले अध्याय में आए सुसंगत और संतुलित बनावट का असली मतलब क्या है। सुसंगत और संतुलित बनावट। जम्मू और कश्मीर। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और संपूर्ण सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। यह अपने राज्यों की स्थिति से भिन्न है। अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी होता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियाँ प्राप्त है। केंद्र सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाती है।
व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जिसका संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा से मिलता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और संवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए हैं जिनके अंतर्गत इन सूचनाओं में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्य में लागू किया जा सकता है। परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज जरूर है, पर संघीय और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। अनेक लोगों की मान्यता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अतः जब भी ऐसी विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो इसका कुछ विरोध भी होता है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुकर हो सकती है। अतः इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निष्कर्ष। संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है जहाँ प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता। सही है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता तथा सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनेकताओं और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही है। ऐसी वैधिकारी एकता वास्तव में और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष तथा अलगाव को जन्म देती है। जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। ये शानदार लाइन है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी वैधिकारी एकता वास्तव में और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष तथा अलगाव को जन्म देती है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी राजनीति व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। प्रश्नावली।
नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्य प्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। किसको आप संघवाद की कार्य प्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। इससे पश्चिम बंगाल के इस पर्वतीय जिले के शासकीय निकाय को ज़्यादा स्वायत्ता प्राप्त होगी। 2 दिन के गहन विचार विमर्श के बाद नई दिल्ली में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सुभाष घी सिंह के नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर हुए। ये है वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी। केंद्र सरकार ने वर्षा प्रभावित प्रदेशों से पुनर्निर्माण की विस्तृत योजना भेजने को कहा है ताकि वह अतिरिक्त राहत प्रदान करने की उनकी मांग पर फौरन कार्रवाई कर सके। दिल्ली के लिए नए आयुक्त। देश की राजधानी दिल्ली में नए नगरपालिका आयुक्त को बहाल किया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए MCD के वर्तमान आयुक्त राकेश मेहता ने कहा कि उन्हें अपने तबादले के आदेश मिल गए हैं और संभावना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार उनकी जगह संभालेंगे। अशोक कुमार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की हैसियत से काम कर रहे हैं। 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मेहता पिछले 3.5 साल से आयुक्त की हैसियत से काम कर रहे हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। राज्यसभा ने बुधवार को मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने वायदा किया है कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा। ठीक। केंद्र ने धन दिया। केंद्र सरकार ने अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को 553 लाख रुपए दिए। इस धन की पहली किस्त के रूप में अरुणाचल प्रदेश को 466 लाख रुपए दिए गए हैं। केंद्र ने धन दिया। हम बिहारियों को बताएंगे मुंबई में कैसे रहना है। करीब 100 शिव सैनिकों ने मुंबई के JJ अस्पताल में उठापटक करके राजमर्रा के काम धंधे में बाधा पहुंचाई, नारे लगाए, धमकी दी कि गैर मराठियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को वे स्वयं निपटाएंगे। ये नहीं है संघ का। सरकार को भंग करने की मांग। कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को हाल में सौंपे गए ज्ञापन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड DAN की सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितता और सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में भंग करने की मांग की है। आगे चलते हैं। NDA सरकार ने नक्सलवादियों से हथियार रखने को कहा। विपक्षी दल राजद और उसके सहयोगी कांग्रेस तथा CPI-M के वॉकआउट के बीच बिहार सरकार ने आज नक्सलवादियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। बिहार को विकास के नए युग में ले जाने के लिए बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के अपने वादे को भी सरकार ने दोहराया। बताइए कि निम्न में कौन सा कदम सही होगा और क्यों। अब ये क्या पूछा था आपने से, ये पूछा था कि नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्य प्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे। जब है ना संघवाद की बात आ रही है, जब यह है ना, या भी है खे, या भी राख ले दिल्ली के नए आयुक्त, है ना, या भी है खे, लेकिन ये नहीं है। नहीं, ये भी है केंद्र ने धन दिया, लेकिन ये नहीं है। ये नहीं है संघ की व्यवस्था। कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को
हाल में सौंपे गए ज्ञापन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड DAN की सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितता और सार्वजनिक धन के गबन के आरोप से भंग करने की मांग की है। ये नहीं है और ये हो सकती है, इसको मान सकते हैं प्रसंगवाद। कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को हाल में सौंपे गए ज्ञापन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड DAN की सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं को सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में भंग करने की मांग की है। चलो आगे चलते हैं। बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा और क्यों। संघवाद से एक बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेल जोल से रहेंगे, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही संस्कृति दूसरे पर लाती जाएगी। ये सही है। अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। नहीं, ये नहीं है ना। संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो केंद्र में सत्तासीन है उनकी शक्ति सीमित रहे। नहीं, ये भी गलत है, यही सही है। बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद नीचे लिखे गए हैं। इसके आधार पर बताएं कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया है। भारत के संविधान के लिए ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें। शीर्षक 1, संघीय बेल्जियम, इसके घटक और इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1, बेल्जियम एक संघीय राज्य है जो समुदायों और क्षेत्रों से बना है। अनुच्छेद 2, बेल्जियम 3 समुदायों से बना है, फ्रेंच समुदाय, फ्लेमिश समुदाय, जर्मन समुदाय। अनुच्छेद 3, बेल्जियम 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना है, वैलून क्षेत्र, फ्लेमिंग क्षेत्र और ब्रुसेल्स क्षेत्र। अनुच्छेद 4, बेल्जियम 4 भाषाई क्षेत्र है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र, डच भाषी क्षेत्र, ब्रुसेल्स की राजधानी तथा द्विभाषी क्षेत्र तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्यून इन भाषाई क्षेत्रों में किसी एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5, वैलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रांत है वैलून ब्राबैंट, हैनोल्ट, लेग, लक्जमबर्ग, नाम्बूर, फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत है। एंटीवर्प, फ्लेमिंग ब्राबैंट, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिम्बर्ग। कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखें जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हो। केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वित्तीय संसाधनों का विवरण, राज्यपालों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों। सामान्य भाषा, सामान्य आर्थिक स्थिति, सामान्य क्षेत्र, प्रशासनिक सुरक्षा का आधार होना चाहिए और क्यों। चल, सामान्य भाषा, इसको छोड़ दे। सामान्य आर्थिक हित, चलिए यही कर दिया अपन ने। उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत होगा। नहीं होगा। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं को उल्लेख कर है जिससे प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं। यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा तो
ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताएं कि निम्न में से कौन सी स्थिति किसी देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन सी नहीं। संक्षेप में कारण भी दें। राज्य की विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के 2 सदस्यों को अपराधियों ने मार दिया है। विपक्षी दल प्रदेश की सरकार को भंग करने की मांग कर रहा है ना। फिरौती वसूलने के लिए छोटे बच्चों को अपहरण करना पड़ रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हो रहा है। ये भी नहीं है। प्रदेश में हुए हाल के विधानसभा चुनावों में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। वह है कि एक दल दूसरे दल के कुछ विधायकों से धन लेकर अपने पक्ष में उनका समर्थन हासिल कर लेगा, तब की जा सकती है। केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों का शासन है और दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। सापड़ दंगे में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तब करी जा सकती है। 2 प्रदेशों के बीच चल रहे जल विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से कर दिया है। ये नहीं, यही है। एक तो इस समय की जा सकती है और एक इस समय की जा सकती है। ज़्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांग उठाई है। क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। क्या इससे दूसरे प्रदेशों में नाराजगी पैदा होती है। क्या इन विशेष प्रावधानों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता मजबूत करने में मदद मिलती है। क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। क्या इससे दूसरे प्रदेशों में नाराजगी पैदा होती है। क्या इन विशेष प्रावधानों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता मजबूत मदद मिलती है। चल छोड़, आगे चलते हैं। ये पार्ट हो गया भाई अपना, ठीक। देख लेते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।